सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल दी मैथ बनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और कमेंट तो ज़रूर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग एक्सरसाइज 1A का 11th नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम 12th नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो 12th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। यानी कि एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, एक सर्कल दिया गया है। अब इस सर्कल पर से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। और इंटरसेक्ट मान लीजिए कर रहा है ये पी ऑफ अल्फ़ा बीटा पे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो टेंजेंस ड्रॉ की गई है, तो टेंजेंस ड्रॉन एट द पॉइंट, कह रहा है कि एट द पॉइंट वेयर इट इज मेट बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि टेंजेंस उस जगह पे ड्रॉ की गई है, उस पॉइंट से ड्रॉ की गई है जहाँ पर वो दूसरे सर्कल से इंटरसेक्ट हो जा रहा है। यानी कि जी यहाँ पर से जो टेंजेंस ड्रॉ की गई है तो यहाँ पर एक दूसरा सर्कल है जो कि आके इंटरसेक्ट कर जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि हमें पी ऑफ अल्फ़ा बीटा निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो सर्कल है पहला वाला ये S1 मान लेते हैं इसको, और जो दूसरा वाला सर्कल है इसको S2 मान लेते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से हम गिवन जो दिया गया है उसे हम लिखते हैं, ठीक है। गिवन क्या दिया गया इसको लिखते हैं ठीक से। तो गिवन में हमें S1 यानी कि पहले सर्कल का इक्वेशन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0 दिए रखा है, ठीक है। और S2 भी दिए रखा है, ठीक है, S2 दिए रखा है, उसे लिख लेते हैं। S2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं एक स्ट्रक्चर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। देखिए, हम पिक्चर में ध्यान दें तो जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो एक्चुअली में है क्या, ये क्या है, कॉमन कोड है ना। कॉमन कोड क्या है, या रेडिकल एक्सिस क्या है, दोनों सेम है। हम दोनों को एक ही फॉर्मूला से निकालते हैं S1 माइनस S2 से, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से ये क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये है कॉमन कोड। कॉमन कोड, देखिए कॉमन कोड और रेडिकल एक्सिस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं यहाँ पर भी क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। कॉमन कोड और रेडिकल एक्सिस ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा सेम हो, कभी अलग भी होता है कभी नहीं भी होता है। जैसे कि मान लीजिए दो सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये रेडिकल एक्सिस है, ओके। रेडिकल एक्सिस यानी कि यहाँ से हम कोई भी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ के रेडियस से दूरी से और यहाँ के रेडियस से दूरी है, यानी कि जैसे मान ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई सर्कल, ठीक है, तो यहाँ से इसका दूरी यानी कि R2 से R3 का दूरी, R2 से R1 का दूरी सेम होगा, ठीक है। यहाँ से कहीं भी ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ से भी कुछ सर्कल मान ली ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम होगा। यहाँ से भी कुछ सर्कल ड्रॉ करते हैं सेंटर मान के, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए जो लाइन जो है, इस लोकस ऑफ पॉइंट को हम कहेंगे रेडिकल एक्सिस, ठीक है। और ये अभी कॉमन कोड नहीं है, ठीक है। कॉमन कोड कब बन जाता है, जैसे कि ये मान लेते हैं, ठीक है, ये सेंटर 1 है, सेंटर 2 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो रेडिकल एक्सिस है, ठीक है, रेडिकल एक्सिस, तो देखेंगे ये जो है ना, ये अंदर में जो लाइन खींचा गया है, ठीक है, ये वाला अंदर में जो लाइन खींचा गया क्या है, कॉमन कोड भी है, ठीक है, और रेडिकल एक्सिस में ये वाला कोड। तो इसलिए कभी भी कॉमन कोड और रेडिकल एक्सिस को सेम नहीं मानना है, कहीं कहीं पर होती है अलग, कहीं कहीं पर अलग नहीं होती है, ओके। फिलहाल तो कॉमन कोड यहाँ पर क्या है, ऐसे मान लिए। और ध्यान से देखा जाए
दो टेंजेंस ठीक है ड्रॉ की गई है, और जो दो टेंजेंस जहाँ से ड्रॉ की है उस पॉइंट को जो जोड़ने वाला होता है लाइन, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि एक तरह से कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है। ये क्या है? कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है और कॉमन कोड भी है। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? जो जहाँ से जो टेंजेंस ड्रॉ की जाती है, ठीक है, उस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। क्लियर है? तो यही दो चीज़ को हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम इक्वेट डायरेक्ट कर देंगे, पहले कॉमन कोड निकालेंगे, फिर कोड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे, फिर हम शो कर देंगे कि जैसा कि दोनों आइडेंटिकल है और इक्वेटेड करा देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बारी बारी यही कॉन्सेप्ट का यूज करके स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले ये क्या है? कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, तो कोड कॉमन कोड पहले निकालते हैं। ठीक है, क्या कॉमन कोड है? तो कॉमन कोड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन कोड कोड लिखते हैं, कॉमन कोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? S1 माइनस S2। ठीक है, ये S1 है, ये S2 है, माइनस कर देंगे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस करते हैं। देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। हम मेन देखते हैं इस पे एक्स वाई का कॉन्स्टेंट और ये सी का वैल्यू जो होता है। तो 2x माइनस, हम एक्स का कोफिशिएंट को माइनस करेंगे पहले। तो 2x माइनस, देखेंगे यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, यानी सिर्फ 2x लिखा है यहाँ पे। तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर क्या है कि 2x। आगे बढ़ते हैं। अब -6y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -6y में से -y को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5y। ठीक है, अब 7 में से -7 को हटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, 14 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -14। ओके, तो हमारे पास कोड ऑफ सॉरी जो कॉमन कोड है वो आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालते हैं। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालते हैं। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने का फॉर्मूला देखिए, होता कुछ नहीं है। जैसे कि ये जो सर्कल है ना, सर्कल में हम एक्स वाई की जगह अल्फ़ा बीटा को पुट कर देंगे तो आ जाएगा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। क्योंकि हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? जैसे कि जो लाइन खींचा गया है किसके रिस्पेक्ट में? पी ऑफ अल्फ़ा बीटा के रिस्पेक्ट में ना, इसलिए हम अल्फ़ा बीटा का ही वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट S1 जो है, S1 का हम पहले लिखेंगे। S1 पर ना हम निकाल रहे हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि S1 पर ही टेंजेंट जो है खींचा गया है। इसलिए S1 क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 7। ओके, तो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक मिनट हम अच्छा पहले बारी बारी करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं और वाई स्क्वायर को हम वाई गुना वाई लिख सकते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर को हम वाई गुना वाई लिख लेते हैं। और क्या है? 2x है, तो 2x है ना, तो हम इसे लिखते हैं। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे और एक्स अंदर में है उसी पे हम एक्स जोड़ देंगे। ठीक है ना, क्योंकि बात तो सेम ही, एक्स प्लस एक्स क्या है? 2x, और 2x से 2 डिवाइड करें तो बाद में लास्ट में सॉल्व करके भी हमारा यही आएगा, 2x ही आएगा। ठीक है, तो इतना हम उसको लिख सकते हैं, 2x को इतना हम लिख सकते हैं। अब -6y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, -6y को 2 से डिवाइड कर दिए और y प्लस वाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 7 को राइट साइड ले चले जाएंगे तो हो जाएगा -7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये वाले इक्वेशन को हम ऐसे किया, फर्स्ट वाले इक्वेशन को। तो अब हम क्या करेंगे कि पी ऑफ अल्फ़ा बीटा के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इसलिए एक्स की जगह हम अल्फ़ा और वाई की जगह बीटा पुट कर देंगे। तो एक्स गुना अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाएगा वाई इंटू बीटा प्लस इसको हम क्या 2/2 1 हो जाएगा, 1 को नहीं लिखेंगे। एक्स यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स की जगह हम अल्फ़ा फिर से पुट करेंगे तो एक्स प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, -2 3 या 6 होता है, डिवाइड करने पर आ जाएगा 3। और यहाँ पर फिर से वाई की जगह बीटा पुट कर देंगे तो वाई प्लस बीटा इक्वल टू -7। इसको सॉल्व करते हैं।
तो आ जाएगा एक्स अल्फ़ा प्लस वाई बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस 3y-3 बीटा इज इक्वल टू -7। यहाँ से हम x और y को अलग कर लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट को भी राइट साइड ले चले जाएंगे। तो यहाँ पर x देखिए, x का कोफिशिएंट ये रहा और ये रहा, तो इसको हम एक साथ ले लेंगे। x यहाँ पर से कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से y बीटा है और यहाँ पर -3y है, यहाँ से भी y हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा y इंटू बीटा -3, है ना। अब हम क्या करेंगे, बाकी सबको राइट साइड ले चले जाएंगे। तो ये हमने यूज कर लिया और ये हमने यूज कर लिया, बच गया क्या, अल्फ़ा बच गया और ये -3 बीटा बच गया। तो इधर आ जाएगा माइनस अल्फ़ा, इधर हो जाएगा आके, और इधर हो जाएगा ये माइनस था इधर, तो हो जाएगा +3 बीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 2 है, ठीक है। ठीक है, अब हम जैसा कि पिक्चर में देख ही सकते हैं कि ये क्या कॉमन कोड भी है और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है ना। तो वही हम कॉमन कोड एक बार निकाले, एक बार हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाले। तो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है ना। सिंस लिखेंगे यहाँ पर, सिंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल, हेंस, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम उसको क्या कर सकते हैं, साथ ले सकते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे इसको। हेंस सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा, डिवाइड करने पे अल्फ़ा प्लस 1/2 इज इक्वल टू बीटा -3/-5, 7 प्लस अल्फ़ा -3 बीटा, ठीक है। अब हम इसको और इसको एक साथ ले लेंगे। अल्फ़ा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7 प्लस अल्फ़ा -3 बीटा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस 1, 7 2 14 प्लस 2 अल्फ़ा -6 बीटा, अल्फ़ा ये 2 अल्फ़ा को इधर ले आएंगे, -2 अल्फ़ा -1 -14 प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा -15 ये प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, अल्फ़ा -6 बीटा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इसको मान लेते हैं 3rd। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, इसको सॉल्व करने वक्त हमारा नीचे 14 आता है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 14 इंटू अल्फ़ा यहाँ पर लिखेंगे, 14 इंटू अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर भी 14 अल्फ़ा प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको कट करते हैं, सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। फोर्टीन अल्फ़ा प्लस 14 -14 -2 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, 14 से 14 कैंसिल, 14 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा आ जाएगा 12 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 है, 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4 अल्फ़ा 2 बीटा इक्वल, और भी कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन हम अगेन लिख सकते हैं, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इतना, ठीक है। तो यहाँ पर से हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको कट करते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला को साथ लेंगे, ठीक है। तो बीटा -3/-5 इज इक्वल टू 7 प्लस अल्फ़ा -3 बीटा/14, ठीक है।
इसको सॉल्व करते हैं। 14 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 14 बीटा माइनस 42, ठीक है, इधर आ जाएगा 35 है ना मल्टीप्लाई करने पे, और आ जाएगा माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 15 बीटा। आगे और 1 मिनट, हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसको लेके। 14 बीटा माइनस 42, यहाँ पर सबको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, प्लस 35 प्लस 5 अल्फ़ा माइनस 15 बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। 14 बीटा इधर है माइनस 15 बीटा, सॉल्व करके आ जाएगा माइनस बीटा, इधर है अल्फ़ा तो प्लस 5 अल्फ़ा, ठीक है। 42 और 35 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -7, ओके, -7 मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया माइनस बीटा प्लस 5 अल्फ़ा माइनस 7, ठीक है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जैसा हम फर्स्ट में थर्ड में ध्यान दें, यहाँ से हम बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू -2 अल्फ़ा, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू -2 अल्फ़ा। यहाँ पर हम इसको पुट कर सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू -2 अल्फ़ा, ठीक है, प्लस 5 अल्फ़ा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम थर्ड, ठीक है, फ्रॉम थर्ड से हमने ऐसा लिखा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 7 अल्फ़ा माइनस 7 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से हम इसको सॉल्व करके 7 कॉमन लेके अल्फ़ा माइनस 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। 7 कॉमन लेके इधर से मल्टीप्लाई करें 0 हो गया, ठीक है। अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू हम 1 निकाल लेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 आ गया, तो हम अल्फ़ा का वैल्यू अगर यहाँ पुट करें, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू -2। आप क्लियरली क्वेश्चन में देख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। और यही हमें चाहिए था, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू चाहिए था, है ना, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू चाहिए था, जो कि हमने लिख लिया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं p इज इक्वल टू क्या आया है 1, -2, 1, -2, दिस इज आवर आंसर। तो अब हम आते हैं 13th नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच कट्स ऑर्थोगोनली ईच ऑफ द सर्कल, ठीक है। यानी कि मान, जैसे हम इसको बनाते हैं, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए एक सर्कल, ठीक है, इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है, और कह रहा है कि जो सर्कल है वो दो अदर सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है, ठीक है, और इसी का इक्वेशन हमें पता करना है, ठीक है। और कह रहा है कि S3 जो है S1 से भी ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है और S3 S2 से भी ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटर 1 है, यहाँ पर सेंटर 3 है, यहाँ पर सेंटर 2 है, तो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पे है रेडियस 1 और रेडियस 3 का एंगल। उसी तरह यहाँ पर भी रेडियस 3 और रेडियस 2 का जो एंगल है 90 डिग्री होगा, इसे हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब S3 का तो इक्वेशन हमें मालूम नहीं है, ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि S3 का इक्वेशन को भी हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होता है, x² + y² + 2g + 2fy + c इन होता है। इसको मान लेते हैं, लेट डी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 ठहरा देते हैं, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन में जाएं, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो S1 S2 का वैल्यू दिया रखा है, ठीक है, S3 में फाइंड करना है, S1 S2 का वैल्यू दिया रखा है, और कह रहा है कि जो हमें इक्वेशन जिस सर्कल का निकालना है
वो सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है। वैसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन से पास हो रहा हो, वहाँ पर हम c इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम c इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 0, यानी कि हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 0 इक्वल टू 0 इतना लिख सकते हैं ना। ठीक है, c इक्वल टू 0 दिया। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी पे हम क्या करेंगे, g और f का वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि g और f का हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जो गिवन दिया गया है उस कंडीशन का यूज करके g और f का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहला हम कंडीशन यूज करते हैं, S1 और S3 क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो वैसा सर्कल जो कि ऑर्थोगोनल हो, आपस में 90 डिग्री पर हो, उसका टेंजेंट या फिर यूँ कहें उसका रेडियस आपस में 90 डिग्री पर हो। ठीक है, तो उसका कंडीशन होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। ये क्या है, कंडीशन है। ठीक है, अगर दो सर्कल जो है ऑर्थोगोनल रहे आपस में। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं किसका कंडीशन है, फॉर टू सर्कल बी ऑर्थोगोनल, दो सर्कल ऑर्थोगोनल रहे तो इसका ये क्या है, कंडीशन है। तो यानी कि हमें g1 g2 को कंपेयर करके लिखना होगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से जो S1 है ना उसको भी यहाँ लिख देते हैं, ताकि g1 g2 से जो है gf का वैल्यू फाइंड करने में आसानी हो। तो g1 का वैल्यू लिखते हैं क्वेश्चन में, सॉरी S1 का जो इक्वेशन है लिख देते हैं, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। और S2 भी लिख देते हैं, S2 भी जो दिया गया इसे लिख देते हैं, S2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस सेवन इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या लिख किया, इक्वेशन लिखा, सॉरी इसके लिए गलती से मैं कैमरा के पीछे लेके चला गया, तो कॉपी ध्यान नहीं रहा, तो वैसे ही मैंने इक्वेशन लिखा, कुछ सॉल्व तो नहीं किया। ठीक है, तो इक्वेशन हमने लिखा जो कि क्वेश्चन में ही दिया रखा था, S1 एंड S2 का। तो अब हम यहाँ से g1 g2 का वैल्यू पुट करके इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो g1 मान लेते हैं जो पहला सर्कल है, ठीक है, उसका g1 निकालेंगे। ठीक है, तो 2g से कंपेयर करेंगे -6 को, 2g को कंपेयर करेंगे -6 को, तो यहाँ पर हमें g निकल जाएगा -3। और ये हम फर्स्ट सर्कल का बात कर रहे हैं, इसलिए इसको हम g1 नाम देते हैं। ठीक है, g1, तो 2g1 g1 हमारे पास आ गया -3। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ से f1 भी निकाल सकते हैं। 2f1 को कंपेयर करें तो यहाँ पर देखेंगे तो y का कोफिशिएंट है ही नहीं, यानी f1 क्या है, 0 हो जाएगा, f1 क्या है, 0। ठीक है, यहाँ से चाहे तो हम c का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, c1 का वैल्यू आ जाएगा 8। ठीक है, c1 क्या आ जाएगा, 8 है ना, c1 क्या है, 8। तो अब हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, और वहीं से जो हमें रिक्वायर्ड सर्कल है, ठीक है, सिंपली रिक्वायर्ड सर्कल का तो हमें कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है, तो जी है जो उसे क्या मान लेंगे, g3 या जो भी कहें हम कुछ ही मान सकते हैं। S3 है ना, इक्वेशन नाम है S3, इसको F3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पुट कर देते हैं, फर्स्ट सर्कल का g1 हमने निकाला है -3 है ना, -3, f1 भी क्या 0, तो g1 का वैल्यू पुट कर देते हैं -3। g2 का तो यानी कि सेकेंड वाला सर्कल जो है क्या है, S3 है, तो g3 यहाँ पर ले लेते हैं इसको। उसी तरह f1 का वैल्यू पुट करें, 0 है, f1 का वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसको हम लिखें या ना लिखें 0 कर देते हैं, f1 0 सबको 0 कर देगा। c1 क्या है, c1 क्या है, 8 है, c1 क्या है, 8 है, तो यहाँ पर हम 8 पुट कर देते हैं। और c2 क्या है, c2 यानी कि कंपेयर करेंगे क्या, c है ना, c2 क्या है, c है। ठीक है, और एक मिनट ध्यान से हम देखिए, तो यहाँ पर g इक्वल टू हमने g थ्रू नहीं लिया था, g ले लिया था, नॉर्मली g लिया था, तो g ही लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस। यहाँ से हम g निकालेंगे तो g ही रह जाएगा।
तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 माइनस 6g आ जाएगा इधर का, इज इक्वल टू 8 प्लस सी, 6y, इसको लिख सकते हैं 6y प्लस 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ दिया है, जैसे कि फर्स्ट सर्कल का जो हम निकाले थे सी का वैल्यू 8 था ना, और वही सेकंड जो हम रिक्वायर्ड सर्कल का सी कंपेयर किए थे तो क्या सी इक्वल टू 0 था ना, सी इक्वल टू हम यहाँ क्या 0 ना पुट करेंगे, ठीक है, सी इक्वल टू 0 पुट किए तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y इक्वल टू आ जाएगा -8/6, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 4 जाए और नीचे 3 -4/3 आ गया हमारा y का g का वैल्यू। अब हम यहाँ से g1 g2 का वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, f1 f2 और c1 c2 का वैल्यू निकाल के पुट करेंगे ये सर्कल और ये सर्कल से, ठीक है। तो यहाँ पर से हम g1 का वैल्यू निकालेंगे तो -3 आ जाता है, और g2 का वैल्यू निकालते हैं तो g आ जाता है, f1 का तो 0 आता है ना, तो पूरा को 0 कर देगा। c1 का वैल्यू यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या है 8 है, ठीक है, और उसी तरह f2 का वैल्यू सॉरी c2 का वैल्यू क्या है 0 है, c2 का वैल्यू 0 है, सबका रिस्पेक्टिव वैल्यू निकाल के हम पुट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको इतना लिखेंगे है ना, इसको सॉल्व करेंगे 2 3 6g -6g हो जाएगा, फिर इधर 8 हो जाएगा, और g को हम क्या करेंगे यहाँ से 8 को हम राइट साइड ले आएंगे, ठीक है, फिर 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा g का वैल्यू -4/3, ठीक है, -4/3। और आगे हम सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f का वैल्यू ना, ये सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने g का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, बट f का भी चाहिए, तो f का तो आया नहीं, यानी कि हम एक और जो दिया गया गिवन उसको यूज करेंगे, ये सर्कल और ये सर्कल से, दोनों सर्कल क्या ऑर्थोगोनल है, इसका यूज करते हैं तो f का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि S2 और S3 से, ठीक है। तो फिर से हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे 2g, ठीक है, 2g2 2g3 प्लस 2f लगा देते हैं 2f करना कुछ नहीं, तो यहाँ पर 2 लगा दी कहीं पे 3, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जी और पहला सर्कल का जी दूसरे सर्कल का जी ऐसा से पुट करना है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 है तो कहीं पर 3 है, तो हमेशा वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। हमने ये आर्बिट्रेरी ले लिया है, ठीक है, G2 की जगह आप कुछ भी डैश भी लगा सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी डबल डैश लगा सकते हैं ऐसे, इज इक्वल टू C2 प्लस C3, ठीक है। तो ये सेकेंड सर्कल, ठीक है, और S3 से, ठीक है, S2 और S3 से हम F2 F3 G2 G3 और C2 C3 का वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा 2g -1 प्लस 2f1 इज इक्वल टू 7 प्लस 0, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा -2g प्लस 2f इज इक्वल टू 7, ठीक है, f माइनस जी हो जाएगा आगे सॉल्व करके 7/2, जी का वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्व करके। आगे हम सॉल्व करेंगे, f इज इक्वल टू हो जाएगा 21 -8/6, सॉल्व करेंगे आगे तो मिलेगा 13/6, ठीक है। और ये हमने लिखा कैसे, फ्रॉम फर्स्ट लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। एक मिनट इक्वेशन क्या था देख लेते हैं, इसको इक्वेशन नाम देते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन हमने नाम ही नहीं दिया था इक्वेशन 2, तो हमने लिखा ये इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको आगे ले जाते हैं। तो ये एक मिनट, हमें क्या चाहिए था जी और एफ का वैल्यू, ठीक है, जी का वैल्यू हम निकाल लिया था, एफ का वैल्यू भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसको पुट करना है, सी का वैल्यू तो निकालना ही ना, सी क्या है 0 है, तो अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था इसमें जी और एफ का ही वैल्यू ना घट रहा था, बाकी सब तो ठीक था, तो जी और एफ का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। पुट करते हैं, पुटिंग, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड एंड सेकेंड इन 1, ठीक है, तो मिल जाएगा
वैल्यू रिक्वायर्ड इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 × -4/3 एक्स प्लस 2y 13/6 = 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 और 6 डिवाइड, नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 को हम सबको पूरे क्वेश्चन को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 3y², और दोनों आपस में से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x² 3 × x² + y² -8x। ठीक है, 4 to 8। ठीक है, माइनस यहाँ लगा दिए प्लस 13y = 0। ठीक है, और ये क्या हमारा आंसर है। अब जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दोनों आइडेंटिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दो सर्कल है। ठीक है, दो सर्कल है और उसी जो तीसरा सर्कल है इंटरसेक्ट कर रहा है ऑर्थोगोनली, और गिवन क्या दिए रखा है कि एक लाइन x - y = 4 जो है उससे ये टच हो रहा है। ठीक है, टच कर रहा है। इसका नाम देते हैं x - y = 4। ये है S3 है। ठीक है, जो कि हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको x² + y² + 2gx + 2fy + c मान लेते हैं। और ये क्या है, S1 है। ठीक है, S1 क्या दिए रखा है, S1 दिए रखा है, उसको भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन में दिया रखा है S1 = x² + y² + 2y + 8 = 0 दिया रखा है। S2 हमें दिया रखा है x² + y² - 8y + 8 = 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करना है, रिक्वायर्ड सर्कल का जो है जी और एफ का वैल्यू पुट करके हमें रिक्वायर्ड सर्कल निकालना है, S3 निकालना है। तो अब हम लेट द रिक्वायर्ड मान लेते हैं, लेट दी रिक्वायर्ड सर्कल बी सर्कल हम S3 लिख देते हैं। S3 का वैल्यू हमने लिख दिया है, इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो S3 मान लेते हैं रिक्वायर्ड सर्कल को। ठीक है, अब कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल हमें पता है, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल इज क्या है, 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2, यही ना है। तो अब हम g1 g2 वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। फर्स्ट सर्कल से हम g1 और f1 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 2g को कंपेयर करेंगे x से, तो g तो यहाँ हमारे पास क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। g1 क्या है, 0 यहाँ से निकल जाएगा इस सर्कल से। ठीक है, और f1 पता करेंगे, 2f को कंपेयर करेंगे, 2 से कंपेयर करेंगे तो f = हमें मिलेगा, f1 में क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, f1 = 1, c = 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, और ये सेकंड सर्कल का तो सब कुछ ये वेरिएबल में ही रहने वाला है, एग्जैक्ट वैल्यू में पता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ, ठीक है, फिर भी जी का वैल्यू g2 का वैल्यू क्या g ही रह जाएगा, और f2 का वैल्यू f रह जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे हम, g1 क्या है, 0 है। ठीक है, और g2 को तो हम g ना मान लिया। ठीक है, क्या है, g2 की जगह यहाँ पर क्या g है, और f2 की जगह क्या है, f है। ओके, और f1 = हमने क्या निकालना, भी f1 = निकाला 1, पुट करेंगे f1 = 1 एंड f2 = तो f ही रह जाएगा। c1 हमारे पास है 8, c1 का है 8 है, प्लस c2 क्या है, 0 है। ठीक है, सॉरी c2 = c है। पिछली बार ओरिजिन से पास करते इसलिए 0 था ना, इस बार नहीं पास कर इसलिए c का वैल्यू c ही रह जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा यहाँ का, यहाँ पर हो जाएगा 2f = 8 + c। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके इसको हम लिख सकते हैं
एफ इज इक्वल टू 4+c/2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जैसा कि ये क्या था, ये हमने पहला कंडीशन यूज किया था, ठीक है। सिंस यहाँ पर लिख दी, ये हमने किस लिए किया, सिंस S1 एंड S3 आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, इसलिए हम इतना किया, ठीक है। अब क्या है, S2 और S3 भी ऑर्थोगोनल है, इसलिए हम यही कंडीशन दोबारा यूज करेंगे, फिर जी का भी वैल्यू निकलेगा। ठीक है, एफ और जी और जी1 और जी2 का, ठीक है, F1 F2 जी1 जी2 का वैल्यू पुट करेंगे और C1 C2 का भी, तो हमें मिल जाएगा। पहले कंडीशन लिखते हैं, 2F1 F2 + 2G1 G2 इक्वल टू होता है C1 + C2, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल से, ये सर्कल और ये सर्कल से हम G1 G2 F1 F2 का वैल्यू हम निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा 2 × F × -4 इक्वल टू C + 8। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -8F इक्वल टू C + 8, ठीक है। आगे जाएंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें -C/8 एंड इधर -1, ठीक है। और जैसा कि हम लोग पहले F इज इक्वल टू 4+c/2 निकाल चुके थे, F इज इक्वल टू 4+c/2, यहाँ पुट कर देंगे F इज इक्वल टू 4+c/2, ठीक है। हम लिख देते हैं, कहाँ से हमने उठाया, फ्रॉम इक्वेशन क्या था, वो इक्वेशन 1 था, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करेंगे, 4+c/2 +c/8 सबको इधर लेंगे, +1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 32 + 4c + c + 8, ठीक है। एलसीएम को हम गुना कर देंगे 0 से, तो 0 हो जाएगा, तो 4c + c 5c हो जाएगा, 32 + 5c और 8 को हम 32 साथ ले सकते थे, तो 8 + 32 के 40 हो जाएगा, यहाँ 40 लिख देते हैं, 8 + 32 क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू 0। यहाँ से हम c का वैल्यू निकाल चुके हैं, देखिए क्या आएगा, -40/5 इक्वल टू -8। तो c का वैल्यू हमारे पास आ गया -8, तो c का वैल्यू हम वापस पुट करेंगे, ठीक है। c का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन इसको 2 मानते हैं, ठीक है। पुट दिस इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा F इज इक्वल टू -c की जगह हमने -14/5 पुट कर दिया, /8 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 40/40 -1, यानी कि 1 - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमें F का वैल्यू मालूम चल गया इक्वल टू 0, ठीक है, और C का वैल्यू मालूम हो गया -8। बट अभी भी हमें एक चीज़ का वैल्यू नहीं मालूम है, जो कि है G, ठीक है। G का वैल्यू मालूम करना बहुत ज़रूरी है, तभी ना हम S3 में पुट करेंगे, है ना। बिना हम G का वैल्यू पुट किए ये इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, F का वैल्यू पता चल गया, C का वैल्यू, तो G का वैल्यू भी निकालना ज़रूरी है। तो देखिए हम G का वैल्यू निकालेंगे, जो तीसरा जो दिया गया केस, तीसरा कंडीशन, उसको यूज करके। तीसरा कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो लाइन है ये रिक्वायर्ड सर्कल से टच हो रहा है, ठीक है, तो हम इसी चीज़ का यूज करेंगे, क्या समझे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो C3 है, सेंटर 3, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से कंपेयर करके हम इजीली निकाल सकते हैं, -G है और -F है ना, ठीक है। तो जैसा कि हमें मालूम है, 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी लाइन से किसी पॉइंट तक की दूरी
क्या होती है, जैसे कि मान ली कोई पॉइंट है P ऑफ x1 y1, ठीक है, और कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये है P इसको यहाँ पर तो सेंटर ना मान लिए, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं यही सेंटर है, ठीक है, सेंटर है, ठीक है, और ये कोई लाइन है, तो लाइन का डिस्टेंस मान लेते हैं ये A है, ठीक है। तो AD हम कैसे निकालते हैं, AD इक्वल टू हम निकालते हैं A इंटू x1 प्लस कैपिटल B इंटू y1 प्लस सी अपॉन इसी का कोफिशिएंट का रूट अंडर में स्क्वायर कर देंगे, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये ना होता है। तो यही हम प्रॉपर्टी क्या करेंगे, यूज करेंगे, फॉर्मूला में यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम देखेंगे ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है, और ये हो गया पॉइंट। तो यहाँ से हम AC3, है ना, AC3 कैसे निकालेंगे, ये वाला यूज करके देखिए। इसको x का कोफिशिएंट है 1, यानी 1 गुना माइनस जी, 1 गुना माइनस जी यानी कि माइनस जी, ठीक है। अब y कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट है -1 गुना माइनस एफ, -1 गुना माइनस एफ हो जाएगा प्लस एफ, ठीक है। अब प्लस सी करना होता है, तो 4 को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना, -4, क्योंकि इस फॉर्म में लिखना होता है, एक्स प्लस बी वाई से एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में लिखना होता है ना। तो सी को हम इधर लिया -4 हो गया, तो सी की जगह क्या है -4, यहाँ पुट कर देते हैं -4, ठीक है। अब ये नीचे में लिख देते हैं इसके बेसिस पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक जगह क्या यहाँ पर 1 है, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस बी के की जगह पर क्या है -1 का स्क्वायर, है ना। इसको हम निकालेंगे तो मिलेगा -g, और 1 मिनट, ये क्या है, मॉड्यूलस के अंदर में आता है, ठीक है, ये मैं चीज़ भूल गया था, मॉड्यूलस के अंदर में। तो -g प्लस एफ -4 आ गया ऊपर, नीचे आ गया, ठीक है, ये सॉल्व करके आ जाएगा √2, AC3 का वैल्यू आ गया √2, ठीक है। अब AC3 है क्या, ये क्या है, रेडियस है ना, और रेडियस का वैल्यू हमें तो मालूम है, होता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस माइनस सी, सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस लगता है, माइनस सी होता है ना। तो जी का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, जी इक्वल टू मिल जाएगा आर इक्वल टू जी इक्वल टू, तो ये जी ही रह जाएगा, जी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। एफ का वैल्यू भी एफ स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस सी इतना लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमें एफ का वैल्यू और सी का वैल्यू क्या है मालूम है, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर का वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, ए का वैल्यू और सी का वैल्यू मालूम है, और वो है क्या, एफ इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू -8, एफ इक्वल टू क्या है 0 और सी इक्वल टू -8, तो -8 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा जी स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 तो हट ही जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 8 इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब जैसा कि एक मिनट, जैसा कि, ठीक है, AC3, ठीक है, AC3 जो हमने निकाला, यानी कि ये, ठीक है, और ये रेडियस दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, यानी कि हम क्या है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक छोड़ दे जी, एफ का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, अगला स्टेप में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस 8 यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर लिख देंगे कि है क्या, ठीक है, इक्वेशन 1 2 3 सब कुछ हो गया था ना, 1 2 तक हो गया था, इसलिए इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन मानना बहुत ज़रूरी है, इक्वेशन 3 ये है ये, और ये है इक्वेशन 4। तो हम लिखेंगे सिंस 3 एंड फर्स्ट आर आइडेंटिकल, इसलिए हम थर्ड और फोर्थ को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, थर्ड फोर्थ को हम इक्वेट करेंगे। तो थर्ड फोर्थ, थर्ड में हमें क्या है, क्या देखते हैं फिर से, थर्ड में है मॉड्यूलस माइनस जी प्लस एफ
-4, ठीक है, अपॉन √2 इज इक्वल टू रेडियस का वैल्यू √g² + 8 है ना। यहाँ पर हम f का वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि दिया रखा था f इज इक्वल टू 0, तो आगे हम लिख देंगे f -g-4 अपॉन √2 का हम इसे गुना कर देंगे, √2 इंटू √2, ठीक है, हो जाएगा g² + 8 है ना, इतना लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से हम मॉड्यूलस हटाएंगे, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं g+4 है ना, लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्क्वायर कर देंगे g² + 8, तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे g+4 टू द होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा g² + 8, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर यहाँ पर क्या हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा g² + 16 इंटू 8g इज इक्वल टू 2g² + 2 × 16, सबको हम राइट साइड ले आएंगे, ठीक है, तो 2g² में से g² जाएगा तो -g², ठीक है, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 8g है ना। यहाँ से हम g कॉमन लेंगे, तो अंदर मिल जाएगा, सीधा सीधी हम क्या करते हैं, g कॉमन लेने पे बच जाएगा अंदर -g + 8 है ना, इज इक्वल टू 0 लिखना कभी नहीं भूलेगा। अब बारी बारी हम वैल्यू निकालते हैं, g इज इक्वल टू 0, ठीक है, इधर हो जाएगा -g + 8 इज इक्वल टू 0, इधर तो g इज इक्वल टू 0 निकल गया एक वैल्यू, और एक वैल्यू आ जाएगा g इज इक्वल टू 8, यानी कि g का 2 वैल्यू आ गया, यानी कहने मतलब है जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका पॉसिबल 2 इक्वेशन निकल सकता है, ठीक है, एक g इज इक्वल टू 0 से और एक g इज इक्वल टू 8 से, ठीक है। तो बारी बारी से हम 2 इक्वेशन निकालते हैं सर्कल का, ठीक है। इक्वेशन पर लिख देते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c था, ठीक ना, और f इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -8 था, f इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -8, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, f इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -8 और g इज इक्वल टू क्या था, 0 या -8 है ना, 0 या -8, तो इसलिए 2 इक्वेशन बनेगा। तो एक बार हम ये सारा वैल्यू पुट करेंगे, फिर एक बार हम ये सारा वैल्यू पुट करेंगे, तो f इज इक्वल टू 0 पहले पुट करते हैं, x² + y² + 2gx + 2gx, g इज इक्वल टू 0 पहले पुट कर देते हैं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा है ना, तो 0 हो गया, + 2fy और f इज इक्वल टू भी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, + c इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो ये था हमारा पहला इक्वेशन इज इक्वल टू 0, इसको ठीक से सॉल्व करके लिख देते हैं, x² + y² -8 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा मिल गया, ठीक है। और ठीक है, दूसरा इक्वेशन हम पुट करेंगे 0 -8 और 8, तो x² + y² + 2gx, ठीक है, 2gx, g का वैल्यू इस पर हम 8 डालते हैं, तो 2 × 8 × x + 2fy, f तो 0 रहेगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x² + y² + 16x -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हम आते हैं 13 का 4th नंबर क्वेश्चन पे। 13 का 4th नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि x² + y² + 3x - 5y + 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x² + 4y² - 20x + 29 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन 3x + y + 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है, यहाँ पर कह रहा है
कि दो सर्कल हैं, ठीक है, दो सर्कल है, ठीक है, और जो हमें सर्कल चाहिए वो है ये 3, ये इसका हमें इक्वेशन निकालना है, और ये बाकी दोनों सर्कल से ऑर्थोगोनल है। क्या है? ऑर्थोगोनल। और कह रहा है कि जो S3 है ना, S3 इसका सेंटर जो है, S3 का सेंटर वो इस लाइन से पास कर रहा है, यानी कि इसका सेंटर से एक लाइन पास कर रहा है, इसका मतलब यही ना हुआ। और इसका नाम क्या है इस लाइन का? 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 इसका नाम है। और S3 में मालूम नहीं, इसको इसलिए लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, है ना, इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ये है S1 का इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिया रखा है, पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और S2 भी दिए रखा है, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28x प्लस 29 इज इक्वल टू 0। इसको हम सही से भी देख सकते हैं इसे, ठीक है, 4 कॉमन ले लेंगे तब ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है जनरल क्वेश्चन पे फिट बैठेगा। 4 कॉमन ले लेंगे, यानी कि सबको डिवाइड कर देंगे 4 से, 1/4 से, तब मिल जाएगा, इधर माइनस 7x हो जाएगा और इधर 29/4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो कंडीशन है उसको देखते हैं। पहले क्या है, S1 S2 सिंस, ठीक है, सॉल्यूशन है, सिंस तो हमने लिख दिया, सिंस S1 एंड S3 आर क्या है, ऑर्थोगोनल है, हेंस 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ये कंडीशन फॉलो करेगा अगर ये ऑर्थोगोनल है तो। क्वेश्चन में दिया रखा ऑर्थोगोनल है, यहाँ पर g1 g2 का वैल्यू और c का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम यहाँ से भी हम g का वैल्यू और f का वैल्यू निकालेंगे और c का भी यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है ना, दोनों सर्कल से। तो ठीक है, g1 का वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे तो मिल जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2। यहाँ से तो g का वैल्यू g ही रह जाएगा, ठीक है, g2 का वैल्यू। और यहाँ से फिर से हम f1 का वैल्यू निकालेंगे तो f1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा -5/2, है ना, 2 का -5/2 आ जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे 5 -5/2, f2 का वैल्यू आ जाएगा, एक मिनट हमने गलती से 2 लिख दिया, f2 का वैल्यू आ जाएगा f प्लस इक्वल टू c1 प्लस c2, c1 यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से c2 का वैल्यू तो c ही रह जाएगी प्लस c। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, फिर से 3g माइनस 5f इज इक्वल टू 6 प्लस c, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो S1 है, S2 है और S3 भी क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो इसको भी लिखते हैं, सिंस S2 and S3 are ऑर्थोगोनल, ठीक है, हेंस ये कंडीशन फॉलो करेगा, ये वाला 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 का कंडीशन फॉलो करेगा। तो हम सबका वैल्यू पुट करेंगे, जी एफ और सी का दोनों सर्कल से वैल्यू निकाल के हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू g1 का -7/2, g2 का वैल्यू तो g ही रह जाएगा, फिर f1 का वैल्यू हम देखेंगे कि 0 है, f1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है ना, f1 तो है ही नहीं, यानी क्या है, f1 का 0 है, इसलिए नहीं मिल रहा है, तो पूरे को 0 कर देगा, ठीक है, 0 into f इज इक्वल टू c, है ना, एक c1 का वैल्यू क्या c रह जाएगा, और अगला सर्कल का हम c का वैल्यू निकालेंगे
तो मिल जाएगा 29/4 है ना, 29/4। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, हमें मिलेगा -7g और मिलेगा इधर तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू c प्लस 29/4। ओके, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं तो सही रहेगा, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, इक्वेशन 2 और 1 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम c का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं। तो c का वैल्यू हम निकालेंगे, फर्स्ट से यहाँ पुट करेंगे तो मिल जाएगा 3g माइनस 5f, ठीक है, और -6 प्लस 29/4। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, -7g -3 सबको एक साइड ले लेते हैं, ये माइनस होगा, ये प्लस होएगा, ये भी ये प्लस होएगा और ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -7g -3g -10g हो जाएगा। ठीक है, और ये 5f लिख देंगे यहाँ पर, ये दोनों को सॉल्व करेंगे -5/4 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 5 का कॉमन ले सकते हैं। तो 5 कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा हमें 2g -5 सीधा कॉमन ले लेते हैं, -5 कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा 2g -1। ठीक है, इधर आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2g -f इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर तो 0 हो जाएगा, उधर साइड जाके है ना, 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2g -f इज इक्वल टू -1/4। और हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं 3। ठीक है, तो अभी तक हमें ना g का वैल्यू पता चला है, ना ही c का और ना ही f का। तो हमें जो प्रॉपर्टी दिया गया है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो लाइन है सेंटर से पास कर रहा है ना, सेंटर से पास कर रहा है, यानी कि इसका सेंटर क्या है, -g1 -f1, -g1 -f1 है ना, सेंटर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो -g1 -f1 है, और वो क्या कर रहा है, इस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है, यही ना है ना, क्या कर रहा है, लाइन जो है सेंटर से पास कर रहा है, यानी कि ये जो -g1 -f1 है इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसलिए हम जो x और y की जगह हम -g -f1 को पुट कर देंगे। और आगे बढ़ने से सबसे पहले तो लाई और सेटिस्फाई में अंतर समझ लीजिए। लाई करता है जैसे कि क्या है, लाइन पे जो सेंटर लाई कर रहा है, ठीक है, एक्चुअली में लाई कर रहा है, डायग्रामेटिकली लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लेकिन इक्वेशन का जब बारी आएगा कि इक्वेशन में लाई करना, इसे हम नहीं कह सकते हैं, हम कहेंगे इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है और इस लाइन पे लाई कर रहा है, ऐसे कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको लाई और सेटिस्फाई में क्लियर हो गया होगा क्या डिफरेंसेस है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि सेंटर लाई कर रहा है, सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है इस लाइन पे 3x + 4y + 1 पे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन पे 3x + 4y + 1 = 0 पे हम x y की जगह -g और -f पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो -g -f पुट करेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा x की जगह -g पुट करने पे -3g इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा -4f हो जाएगा +1 = 0। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम जो इक्वेशन लिखे थे इतना सारा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिस्पेक्टिवली हमें जी, एफ और सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा सॉल्विंग फोर्थ एंड थर्ड, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 11g + 0 = 0 मिल जाएगा, यानी कि g = 0। ठीक है, अब g = 0 हम पुट कर देंगे। ठीक है,
किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। तो जी इजिकल टू मिलकर 0 है, तो एफ इजिकल टू इसी तरह पुट करके हम निकाल सकते हैं इजीली। एफ इजिकल टू -1/4, ठीक है। इसलिए और हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों का यूज करके हम सी का ही वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा -29/4, ठीक है। और हमारा जो H3 था वो क्या था, x² प्लस y² सॉरी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c था। यहाँ पर g, f और c का वैल्यू हम पुट करेंगे, x² प्लस y² प्लस आ जाएगा 2 इंटू जी इक्वल टू 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2fy, f इजिकल टू है -1/4 इंटू वाई प्लस सी इजिकल टू -29/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू x² प्लस y² प्लस 2y माइनस 29 इजिकल टू 0, ठीक है। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और भी मोटिवेट होकर ऐसी वीडियोस बनाते रहें और आपको हेल्प मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।